अप्रैल 2020 में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संबंध खराब हुए। इसके कुछ महीनों बाद एक बड़ी झड़प होती है जिसमें कर्नल बाबू समेत उनके 19 जवान शहादत देते हैं और उसके बाद से भारत और चीन के संबंध लगातार खराब हुए और अब कुछ सुधार भी हुआ है। उस वाकये के बाद से अब यानी कि 4.5 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ 20 नवंबर के रोज कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुंग आसियान के साइडलाइंस पर लाओस में मिले। अब 19 नवंबर की या 20 नवंबर की खबर पर हम 28 नवंबर को वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि डोंग जुंग अब चीन में है लापता। और डोंग जुंग वो पहले हाई प्रोफाइल नेता नहीं है जो चीन में लापता हुए हैं। इससे पहले चीन में फॉरेन मिनिस्टर्स लापता हो चुके हैं। डोंग जुंग तीसरे रक्षा मंत्री हैं चीन के जो लापता हुए हैं। तो ये ट्रेंड क्या है जिसमें मंत्री भी लापता हो जाते हैं और जब ये रीसरफेस करते हैं जैक मा की तरह, तो उस बीच होता क्या है, इस पर हम अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि जब जैसे चाइना में पहली बार जब ये बात खबर आई होगी तो वहां तो प्रेस की आज़ादी वैसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ। ये चीज़ पता कैसे चलती है कि XYZ कोई एक मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल अभी डोंग जुंग के साथ हुआ है, ये बात पब्लिक कब होती है कि ये मिल नहीं रहे हैं? और लापता का मतलब चीन में क्या होता है? तो अभी जो ये चीन में जो खबर आई है ये कहीं चीनी अखबार से नहीं आई है। ये ब्रेक किया है फाइनेंशियल टाइम्स ने। उसने US ऑफिसर्स के हवाले से ये खबर चलाई क्योंकि डोंग जुंग कई दिनों से दिख नहीं रहे थे। ये नॉर्मली ऐसे ही होता है कि वो गायब होंगे, फिर कहा जाएगा वो बीमार चल रहे हैं, फिर कहा जाएगा वो इलाज करवा रहे हैं, अस्पताल में हैं, कहीं छुट्टी पर हैं, और फिर अचानक एक दिन आता है कि पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया है। डोंग जुंग जो है ये तीसरे कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो 3 रक्षा मंत्री हुए उनके साथ जो हश्र हुआ है वही डोंग जुंग के साथ भी। इनसे पहले थे ली सांगफू, वो पिछले साल गए थे। उससे पहले थे ली वेंग ही ऐसा कुछ नाम है उनका। उनको भी इसी तरह से गायब किया गया था। फिर आया कि ये भ्रष्टाचार और ये और कुछ, कभी वो क्लियर नहीं होता है कि उनके ऊपर आरोप क्या है। जो फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर चलाई है उसमें है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, लेकिन ये चाइना कभी पुष्टि नहीं करेगा। कभी अगर उनको निकाला भी जाता है फिर भी ये नहीं बताया जाएगा कि उनके ऊपर आरोप क्या है, केस क्या चलेगा, चार्जेस क्या होंगे और सजा क्या होगी। तो ये पैटर्न हमेशा चलता रहा। पिछले साल एक और चीज़ हुई थी, चिन गांग वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। ये जुलाई अगस्त की बात होगी, उसी समय ली सांगफू भी गायब हुए थे। तो उनके बारे में खबरें चली बाहर की उनका कोई अफेयर है, उस वजह से पार्टी नाराज है, फिर वो गायब हो गए। फिर वहाँ से वांग ई जो उनसे पहले फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे उनका नाम उछला, फिर वो उनकी जगह पे विदाउट बीइंग फॉरेन मिनिस्टर उनकी जगह पे वो मीटिंग्स में हिस्सा लेने लगे विदेशों में भी। और फिर कुछ दिनों के बाद आया कि अब चिनगांग फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो ये एक ओपेक सिस्टम है और वैसा ही चलता रहता है वहाँ। तो हमने इससे पहले के जो उदाहरण देखे, आप बता रहे हैं कि कंसेक्यूटिवली तीसरे रक्षा मंत्री हैं और आप ये इन्हीं कुछ 1.5-2 सालों के बीच की बात है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो रहा है चीन में कि लगातार वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में रक्षा मंत्री बदले जा रहे हैं? एक तो जब शी जिनपिंग आए 2013 में, 2012 में वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, 13 में फिर वो राष्ट्रपति बने देश के। जनरल सेक्रेटरी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो सबसे बड़ा पावरफुल पद है वहाँ पे, राष्ट्रपति से भी ज़्यादा। राष्ट्रपति एक नॉमिनल, लेकिन आमतौर पे दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया भ्रष्टाचार के खिलाफ और कई लोगों ने ये आरोप लगाया, आलोचना भी की कि जिनपिंग अपने जो विरोधी हैं या फिर जो उनकी कुर्सी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कभी ऐसा हो कि जिनपिंग कमज़ोर पड़े तो उनको हटाने की ताकत रखते हैं, ऐसे लोगों को वो साइडलाइन कर रहे हैं। और ये लंबा प्रोसेस चला। हज़ारों लोग आपको अलग अलग प्रोविंस में, सेंटर में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। इसी तरह जो आर्मी है उसमें पिछले दिनों वो चलाया गया यही कैंपेन एंटी भ्रष्टाचार के खिलाफ में। तो उसमें रॉकेट फोर्स के मुखिया और भी कई सारे लोग गए। तो ये जो अभी हुआ है डोंग जुंग का, इसके बारे में जब उनसे पूछा गया डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने कहा कि ये खबरें झूठी हैं, रिपोर्ट्स ऐसे नहीं हैं। तो उन्होंने लताड़ा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो है कहाँ। तो वो क्या करते हैं, क्या होता है, ये कभी जानकारी बाहर नहीं आती। ये आपको एक्सपर्ट्स बेहतर बता पाएंगे जो चाइना पर नज़र रखते हैं या फिर जो चाइना जाते रहते हैं। जैसे एक जैक मा का उदाहरण था कि कुछ वक्त पहले बड़े उद्योगपति हैं चीन के, वो भी
इसी तरह गायब हो गए थे। काफी समय तक ये हुआ कि जैक मा कहाँ है, जैक मा कहाँ है। उसके बाद फिर जैक मा रिसरफेस किया तो कहा गया कि हृदय परिवर्तन हो गया। तो क्या चाइनीज सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था है री एजुकेशन कैंप्स की जहाँ पे लोगों को ले जाए? मतलब ये एक मेरा वैसा सा सवाल है कि मतलब पहले और बाद के बीच में क्या होता है? हाँ, ये चीज एक बहुत सारे लोग कहते हैं और इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि वो बताते नहीं हैं और फॉरेन प्रेस को उतना एक्सेस है नहीं। ये आपने कोविड के दौर में देखा होगा, जब उनको जांच करने के लिए वही लोग ले जा रहे थे जिनके ऊपर आरोप थे या फिर जिनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे। तो बीच में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो उनको रीएजुकेट किया जाता है, उनको पार्टी लाइन के अनुसार बोलने के लिए, बात करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे जैक मा अली बाबा के फाउंडर, अली बाबा चाइना का अमेजन टाइप का उसके फाउंडर थे, अरबों खरबों की संपत्ति। फिर एक दिन अचानक उन्होंने सीसीपी की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की, फिर गायब हो गए। फिर वो ऐसे ही चीज़ों में दिखते हैं जैसे आपको टीचर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे दिखेंगे, या फिर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे दौड़े करते हुए दिखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो उनका पुराना रुतबा वापस आ जाता है। और ये पैटर्न बहुत पहले से चल रहा है, ये माओ जेडोंग के दौर से चला आ रहा है। और जो जैसे री एजुकेशन हमने अभी कहा, मतलब वो कोट अनकोट री एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें बाय फोर्स होती हैं, ऐसे एलिगेशंस हैं चाइनीज सिस्टम के ऊपर। तो हमें अभी देखना है कि ये रक्षा मंत्री कितने दिनों बाद रिसरफेस करते हैं और उसका क्या होता है। लेकिन ये जैसे चाइनीज लोग ये जरूर कहेंगे कि ये चाइनीज सिस्टम की मजबूती है कि वहाँ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं या मंत्री हैं उनके या बड़े अधिकारी हैं, उन सबको सजा होती है। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी में ये चीन में होता है, हाँ, कि बहुत बड़े बड़े लोगों को उठा करके मौत की सजा। हाँ, वैसे ही लोग जाते हैं जिनसे लगता है कि इस आदमी को खतरा होगा, जो पावर में बैठा है उसको खतरा है, वैसे ही लोग गायब होते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप जिनपिंग के परिवार पे भी लगते हैं, लेकिन वहां अभी वो बात नहीं पहुंची। और वहां पे ये सिस्टम था चाइना में कि जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार रह सकते हैं, 2 टर्म। जिनपिंग ने उसको बदला, अब वो लाइफ टाइम के लिए हैं। तो उनको कभी ना कभी चुनौती मिलेगी पार्टी के अंदर से भी, और पार्टी ही चाइना है, चाइना ही पार्टी, वो एक ही पार्टी की सरकार चली आ रही है। तो वो उसमें चुनौती देखते हैं और वो लोगों को ऐसे निपटाते हैं, खौफ पैदा करने के लिए भी। मतलब वो कल्ट के अभी उस लेवल पे शी जिनपिंग है, जहाँ माओ थे, डेन जियोपिंग थे, अब आप कह लीजिए जो तीसरे पिता कहे जा रहे हैं वो शी जिनपिंग जो चीन के हैं। मतलब इन 3 लोगों ने चीन को बनाया, एक ने आज़ादी, एक ने मॉडर्निटी और एक ने सुपर पावर। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो शी जिनपिंग के पिता थे वो माओ की आर्मी में थे और उनको भी गायब किया गया था। अच्छा। हाँ, वो कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान, और जिनपिंग को भी भेजा गया, वो शहर में थे, उनको गांव भेजा गया, मजदूरी की उन्होंने। वो फिर उनको उसको एक स्ट्रगल स्टोरी की तरह पेश किया गया, जैसे प्रोपेगेंडा वॉर्स होते हैं उस तरह। और फिर जिनपिंग को एक स्ट्रगल, जमीन से उठकर आया बच्चा जो राष्ट्रपति बनता है, तो उस तरह से उसको दिखाया गया। लेकिन जिनपिंग कनेक्टेड आदमी तो पहले भी थे, बहुत पहले से कनेक्टेड ही थे। मतलब उनका राइज जरूर है, पॉलिटिकल राइज, जिसका क्रेडिट दे ही सकते हैं आप उसको, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, लेकिन कनेक्शंस थे। अब चीन से आगे हम अभिषेक चलना चाहते हैं पाकिस्तान। वहाँ से खबर आई है कि पीटीआई का जो प्रोटेस्ट था और इस्लामाबाद कूच था, उनकी जिद थी कि वो डी चौक पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। और जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, जिससे आप लुटियंस कह सकते हैं, जैसा दिल्ली में है, सारे बड़े ऑफिसेस, वहाँ की संसद, सुप्रीम कोर्ट सब वहीं पे है, वहाँ पे पीटीआई का प्रोटेस्ट होना था। बड़ी तैयारी पाकिस्तान के प्रशासन ने की, गोलियां चली, कंटेनर पे कंटेनर 3 रखे गए। बावजूद उसके प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद पहुंचे, वहां संघर्ष हुआ, हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई है और प्रदर्शनकारियों की हिंसा में पुलिस प्रशासन के लोगों की भी मौत हुई है। अब खबर आ रही है कि इस प्रोटेस्ट को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। अभिषेक, उनकी मांग थी, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि वो उनका एक मेजर ये है कि इमरान खान को जब बेल मिल जा रही है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। और फिर उसके बाद एक उन्होंने लंबा एक चिट्ठा दे दिया था। हम जानते थे कि इतना सब नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में स्टेट के पीछे फिर फौज भी है, तो सब कुछ तो नहीं डिलीवर हो सकता था। क्या पीटीआई कुछ भी हासिल कर पाई? इस प्रोटेस्ट से पीटीआई को कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रोटेस्ट कल सुबह मुलतवी कर दिया गया था। उससे पहले रात में जो बुशरा बीबी हैं, इमरान की पत्नी, उन्होंने भाषण में कहा कि आप लोग जाइए, डिनर करिए, फिर आइएगा। अच्छा। हाँ, ये उनका भाषण था। फिर वो सुबह होते होते वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि पुलिस ने बहुत बेरहमी से उसको कुचला। और उनकी जो मांग थी, ये जो जाना चाहते थे डी चौक पे, उसके आसपास संसद है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, घर है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, तो वो कोई भी सरकार
अलाउ नहीं कर पाएगी। अलाउ नहीं करते। उन्होंने एक ऑप्शनल जगह दी थी, उसके लिए वो तैयार नहीं हुए और इसीलिए कहते हैं कि वो बातचीत टूट गई। वो बातचीत आगे बढ़ी नहीं। उन्होंने पूरी तरह फोर्स इस्तेमाल की, आर्मी उतारी थी, आर्टिकल 245 लगाया था कि आप शूट एट साइट और बाकी चीज़ें। और इस तरह का जो ऑर्डर आया था पिछली बार लॉकडाउन के समय आया था, कोविड लॉकडाउन के समय, तो इससे आप गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये धरना जो है, इस तरह की रैलियाँ, इस्लामाबाद कूच करने का, डी चौक पे बैठने का, ये पहली बार नहीं हो रहा। ये होता रहता है। ये होता जब इमरान उतरे कुर्सी से, उन्होंने 2 किए, तो और वो ऐसे चलते उसमें हैं। गोली चली थी क्या उन पे? हाँ, वो दूसरा प्रोटेस्ट था उनका जिसमें गोली चली थी। तो वो करते क्या है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से शुरू करते हैं मार्च, और एक उनकी ये कोशिश रहती है कि रास्ते में ही समझौता हो जाए तो हम वापस लौट जाएं। तो वो इस्लामाबाद पहुंचकर मार्च शुरू नहीं करते, तो वो चले आ रहे हैं और गाने हो रहे हैं उसमें, लंगर और बाकी चीज़ें उसमें चला आ रहा है सब कुछ। तो पॉलिटिकल पार्टियां, जब इमरान ने 2 किए, उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब धार्मिक पॉलिटिकल पार्टियां होती, एक तहरीके लब्बैक है, अगर आपको आसिया बीबी का केस याद हो, एक ईसाई महिला थी जिसने पानी पी लिया था, फिर उस पर ईस निंदा का आरोप लगा था, ब्लास्फेमी, और मौत की सज़ा। फिर बाद में वो केस पलटा, फैसला, उनको रिहा किया गया। तो तहरीके लब्बैक जो थी उसने धरना आयोजित किया, फिर उसमें आर्मी के लोगों ने बैक डोर से जाके समझौता कराया और बाद में आसिया बीबी को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, और उनकी बहुत सारी मांगे मानी भी गई टीएलपी की। लेकिन ये पीटीआई के साथ नहीं हो रहा। और इस बार जो जिस तरह से वो बैकफुट पर गए हैं, आगे उनकी और मांगे मनवाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और जितना टाइम हो रहा है ना इमरान को जेल में, और जितना वो आउट ऑफ पावर पीटीआई, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ें धीरे धीरे होती जाएंगी। पाकिस्तान के बाद हमें बात करनी है म्यांमार की। म्यांमार में भी हमने पिछले दिनों अपने व्यूअर्स को बताया था कि आईसीसी से एक वारंट इशू हुआ अरेस्ट का बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, इजराइल के प्रधानमंत्री। अब उसी अदालत से एक और वारंट की मांग की गई है म्यांमार के हाई रैंकिंग जनरल्स के खिलाफ। ये रोहिंग्या वाले मसले से जुड़ी हुई खबर है। किन का नाम आया है इस बार वारंट किसके लिए मांगा गया? वहाँ के मिलिट्री कमांडर इन चीफ और मिलिट्री हुंटा जो सरकार चला रही है, उसके जो हेड हैं, मीन आंग लाइंग। क्या हम उनको राष्ट्रपति मान सकते हैं? मान सकते हैं आप, लेकिन वो सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति वैसे होते नहीं हैं, जैसा म्यांमार में सिस्टम था, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया, स्टेट काउंसलर का पद था जो आंग सान सूची के पास था, और फरवरी 2021 में उनका तख्ता पलट हुआ। फिर ये आए लाइंग, और फिर उन्होंने हथियार लिया। वो सुप्रीम लीडर बोल देना चाहिए, सुप्रीम लीडर। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू के बाद दूसरे सुप्रीम लीडर तो नहीं बोलूंगा बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन एक बिल्कुल उन्हीं के मयार के एक नेता के खिलाफ वारंट की मांग की गई है। ये और इनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट की मांग हुई है अभी, ये आईसीसी के जजेस को अभी डिसाइड करना है कि वो इसको मानते, जो आरोप उन पे लगाए गए हैं उसको मानते हैं या नहीं। जो इसमें भी प्रोसिक्यूटर वही हैं, करीम खान, जो इजराइल वाले केस में थे। उन्होंने अभी वो कल परसों ही बांग्लादेश में थे। जो इस केस में एक चीज़ है कि म्यांमार जो है वो आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है, यानी आईसीसी के नियम वहाँ लागू नहीं होते। फिर भी करीम खान ने वहाँ जांच क्यों की? क्योंकि जो रोहिंग्या वहाँ से भाग कर आए वो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा संख्या उनकी बांग्लादेश में है। जो कॉक्स बाजार है वहाँ सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है, तो वहाँ वो ठहरे हुए हैं। तो करीम खान ने वहीं जाकर जांच की, वहीं जाकर लोगों से बात की, और उसी के आधार पर उन्होंने अरेस्ट वारंट बांग्लादेश मानता है, बांग्लादेश सिग्नेटरी है। अच्छा, तो उनका लॉजिक ये, यही चीज फिलिस्तीन में भी उन्होंने किया था ना, कि इजराइल मानता नहीं आईसीसी के जुरिस्डिक्शन को, लेकिन फिलिस्तीन मानता है। और उस जुरिस्डिक्शन को उन्होंने यूज किया कि क्योंकि फिलिस्तीन सिग्नेटरी है तो हम इस वारंट को कंसिडर करते हैं। बाद में उन्होंने नेतन्याहू के लिए वारंट इशू भी किया। तो अभी हमको देखना है, लेकिन इसका जमीन पर तो असर, ये भी नेम शेम एक्सरसाइज है। ये नेम शेम ही, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईसीसी को कुछ करके दिखाना है, तो क्योंकि इससे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यूएन है आपके पास, सिक्योरिटी काउंसिल है, जहाँ पे आप वाकई में प्रतिबंध लगा सकते हैं, वाकई में आप मजबूर कर सकते हैं लोगों को, सुप्रीम लीडर्स को।
लेकिन वो वैसा नहीं कर रहे हैं। तो आईसीसी एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको बहुत सारे ताकतवर लोग नहीं मानते, अमेरिका रूस जैसे लोग, बड़े पावर तो कोई चीन नहीं नहीं मानता मानता। है। और वैसे मुझे लगता है कि म्यांमार की हुंता के पास में इस अभी तो वारंट नहीं आया है, तहरीर दी गई है या एक याचिका लगाई गई है, आता भी है वारंट तो उनके पास में इस वारंट से बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएं डोमेस्टिक हैं, शरणार्थी संकट चल ही रहा है। चलिए उसकी तरफ उनका ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि वो रोहिंग्या लोग चाहते नहीं कि वो वहाँ पे रहें, हुंता नहीं चाहती कि रोहिंग्या वहाँ पे रहें, लेकिन वहाँ जो अंदर जो नॉन रोहिंग्या वारलॉर्ड्स के बीच में जो कुछ वहाँ पे चल रहा है, जिसका फॉल आउट आप इंडियन बॉर्डर पे भी देख रहे हैं, वो उनकी चिंता पूरी देश को तो कंट्रोल भी नहीं कर रही है अभी म्यांमार की। बिल्कुल नहीं, वहाँ सिविल वॉर चल रहा है। एक अक्टूबर 1027 मूवमेंट के नाम से गुट है, वो लड़ रहा है। कई और रिबेल ग्रुप्स हैं जो मिलिट्री हुंटा से लड़ रहे हैं। तो इनके पास पूरा कंट्रोल, लेकिन राजधानी और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर इनका कंट्रोल है। जो रखाई इलाका है रोहिंग्या वाला, वहाँ पर मिलिटेंसी चीज़ें चल रही हैं। तो इनका यही कहना है कि हम मिलिटेंसी के खिलाफ अभियान चला। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आंग सान सूची वाली भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो बड़े आश्चर्य का कारण था जिस तरह क्योंकि सूची ने रोहिंग्या इशू पे बात रखी कि वो 90s में उनको नोबेल मिलता है, वो मिलिट्री हुंटा के खिलाफ लड़ती हैं। भले ही उस समय नहीं आया, लेकिन उन्हीं प्रयासों की वजह से बाद में 2010 के दशक में वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक चुनाव कराने का फैसला हुआ। फिर जब ये केस गया वहाँ पे, ये रोहिंग्या जेनोसाइड की जो बात है वो हुआ है आपको 2017 के लास्ट में, अगस्त दिसंबर के बीच, और उसमें 7,000 के लगभग लोग मारे गए। एक ये आंकड़ा है इंडिपेंडेंट, ये और भी बड़ा हो सकता है। रेप्स हुए, बच्चों को मारा गया। और फिर ये केस पहले गया आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक देश है वेस्ट अफ्रीका में, गाम्बिया। आईसीजे यूएन की अदालत है और वो देशों के बीच जो विवाद हैं उनका निपटारा करती है। तो आईसीजे में गाम्बिया ने केस दायर किया, कुछ और मुस्लिम देश थे, उन्होंने भी ये कहा कि रोहिंग्या के साथ ऐसा हो रहा है। और आईसीजे में फिर इनको बुलाया गया, आंग सान सूची पहुंची, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, ये जेनोसाइड नहीं है। तो लोगों ने बहुत आश्चर्य जताया कि अब ये बिक गई हैं सत्ता के हाथों। और फिर कुछ दिनों बाद ही जिस सेना के लिए वो अपना कर्तव्य छोड़ रही थी एक तरह से, उसी ने उनका तख्ता पलट कर दिया। सूची का वो स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बाकी लोग मतलब अनड्यू अटेंशन दे रहे हैं रोहिंग्या इंसिडेंट्स पे, हाँ। वो उनके लिए चिंता का विषय, जबकि पूरे दुनिया में छप रहा था। बांग्लादेश में लोग नदी में चल के आ रहे थे, बोट्स कैप्साइज कर रही थी आने वाले। मेरे ख्याल बांग्लादेश के अलावा वो लोग ईस्ट की तरफ भी गए हैं। हाँ, कुछ आपको भारत में भी मिलेंगे, आपको उस तरफ भी, लेकिन मेनली जो है वो बांग्लादेश में ही है, कॉक्स बाजार में सबसे ज़्यादा। और वहाँ बांग्लादेश ने भी कहा कि हम कब तक, हम अब नहीं ऑब्वियसली उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बांग्लादेश की अपनी समस्याएं हैं। बहुत रिच कंट्री तो बांग्लादेश भी नहीं है, वहाँ पे भी अच्छी खासी गरीबी है और बहुत बुरे हाल हैं मतलब रोहिंग्या कैंप्स के जो बांग्लादेश के अंदर उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और बांग्लादेश का कहना है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहा है। तो वो भी उसको बहुत देर तक झेलने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी ना कभी चाहेंगे कि मतलब जो लोग आए हैं शरणार्थियों के रूप में वो वापस जाएं। 71 में हमारा कहना यही था कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी दूसरे मुल्क की हम बिठा के खिला नहीं पाएंगे। एनीवेज, तो ये था हमारा IR कैप्सूल। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपके सजेशंस का और फीडबैक का भी हमें बड़ा इंतज़ार रहता है। अगर आप कमेंट्स में वो लिख के हमें बताएंगे कि हमें कैसे सुधार की ज़रूरत है तो हमें बड़ी खुशी होगी। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया।